हाँ साथियों, आप जुड़े हुए हैं एमएनटी न्यूज नेटवर्क के साथ और एमएनटी न्यूज नेटवर्क का प्राइम टाइम आप देख रहे हैं। साथियों, प्राइम टाइम में रोज हम मूल निवासी बहुजन समाज से मुद्दे पर चर्चा करते हैं और प्रासंगिक मुद्दे होते हैं। कई सारे ऐसे मुद्दे हम जो चर्चा करते हैं जो समसामयिक होते हैं, न केवल समसामयिक होते बल्कि जो प्रासंगिक मुद्दे जिनके ऊपर एक आधिकारिक ओपिनियन चाहिए होता है या आधिकारिक एक दृष्टिकोण चाहिए होता है, ऐसे मुद्दों के ऊपर भी हम चर्चा करते हैं। और इस विषय के उन विषयों के जो जानकार हैं या जो हमें हमेशा मार्गदर्शन करते हैं, ऐसे वक्ताओं के साथ, ऐसे व्याख्याताओं के साथ हम चर्चा करते हैं। जो सीनियर साथी हैं, सीनियर कार्यकर्ता है, नेतृत्व है, उनके साथ हम चर्चा करते हैं। इसलिए एमएनटी न्यूज नेटवर्क की ये जो चर्चा हमेशा सभी देश भर से सभी लोग देखते हैं, काफी सारे कार्यकर्ता इसको देखते हैं। जो भी साथी हमारे साथ जुड़ते हैं उनकी हमेशा हमें रिक्वेस्ट होती है कि इस प्रकार के वीडियो के छोटे छोटे क्लिप्स बनाए जाएं। तो हम आप सभी से रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि जो साथी इन वीडियो एडिटिंग में अपनी रुचि रखते हैं वो कृपया हमें संपर्क करें, क्योंकि हमारे पास एक छोटी टीम है और उस टीम के माध्यम से हम ये सारी चीजें करते हैं। काफी सारी दिक्कतें हमें आती हैं वीडियो एडिटिंग के इसमें। तो आपके पास अगर कोई उस प्रकार की तकनीकी जानकारी है तो हमारे आप संपर्क कर सकते हैं। ये रिक्वेस्ट थी। और दूसरी रिक्वेस्ट हमेशा जो हम करते हैं कि आप अगर फेसबुक से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो कृपया इस वीडियो को अपनी खुद की टाइमलाइन पर इसको शेयर कीजिए ताकि आपके मित्र भी इस कार्यक्रम को देख सकेंगे। फेसबुक के ग्रुप्स में भी आप शेयर कीजिए। अगर आप किसी ग्रुप में सदस्य नहीं है, मूल निवासी बहुजन समाज से जुड़े हुए कोई भी ग्रुप हो, तो कृपया आप उन ग्रुप में सदस्य बन जाएं या फिर अपने जिले का, राज्य का एमएनटी न्यूज नेटवर्क के सपोर्ट के लिए भी आप ग्रुप बना सकते हैं और वहां लोगों को, अपने जिले के, राज्य के लोगों को जोड़ सकते हैं। तो उस ग्रुप में भी शेयर कीजिए। व्हाट्सएप के माध्यम से भी इस वीडियो की लिंक को आप शेयर कीजिए। यूट्यूब की लिंक की शेयर कीजिए, क्योंकि ये कार्यक्रम फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर लाइव है। और अगर आपके घर पर जो टीवी है वो इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ है तो उस टीवी पर भी इस कार्यक्रम को आप इंटरनेट के जरिए देख सकते हैं। यूट्यूब पर आप एमएनटी न्यूज नेटवर्क सर्च करिएगा, वहां से इस कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। तो आज के विषय के बारे में बताएंगे। वैसे तो आप सभी लोगों को विषय के बारे में पता है, लेकिन पुनः हम उस विषय को दोहराना चाहेंगे। आज का विषय है मराठा आरक्षण के फैसले का मूल निवासी बहुजन समाज की एकजुटता पर प्रभाव। विषय को पुनः एक बार ध्यान से देखिए। मराठा आरक्षण के फैसले का मूल निवासी बहुजन समाज की एकजुटता पर प्रभाव। इस विषय पर हमारे साथ आज जो वक्ता है, व्याख्याता है, मूल निवासी बीडी बोरकर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के। तो साथियों, उनके साथ हम चर्चा करने जा रहे हैं। वो हमें आज इस विषय पर व्याख्यान देंगे और आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो आज व्याख्यान हो रहा है या जो विषय है उसके बारे में आपके जहन में जो सवाल आते हैं, आपके जो डाउट्स है, आपके जो विचार हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। सवालों के साथ आप कृपया अपना नाम, जिले का नाम और राज्य का नाम अवश्य लिखें ताकि हमको आपके नाम से वो सवाल पूछने में हमें सहूलियत होगी, हमें आसानी होगी। तो कृपया सवाल लिखते रहिए कमेंट बॉक्स में और उनके व्याख्यान के बाद आपके सवाल हम उनके सामने उठाएंगे। और साथियों, आपके आने की दस्तक दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप अपने अभिवादन लिखिए और इस वीडियो को पुनः एक बार बताएंगे कि शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आज के हमारे व्याख्याता जो हैं उनको हम आमंत्रित करना चाहेंगे। जी, बहुत बहुत स्वागत है बोरकर सर आपका एमएनटी न्यूज नेटवर्क पुनः एक बार। और आपके साथ जो हम चर्चा, जय भीम जय मूल्यासी सर, आपके साथ जो हम चर्चा आज करना चाहते हैं, जो विषय है बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। न केवल महाराष्ट्र में बल्कि पूरे भारत भर में इस विषय की एक चर्चा है, जो मराठा आरक्षण के बारे में। और महाराष्ट्र में दिखाई दिया कि एक कुछ विवाद सा निर्माण हुआ है, खास करके SC ST OBC और मराठा, ये जो मूल निवासी बहुजन समाज के जो कंपोनेंट है, तो उसमें एक विवाद दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ आप जैसे लोग हमेशा इसको सुलझाते हैं विवाद को। तो आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो मराठा आरक्षण है, इसका मूल निवासी बहुजन समाज की जो एकजुटता है, उसकी जो यूनिटी है, उसके ऊपर क्या असर हुआ है या क्या असर हो सकता है, अगर इसके कौन कौन से पहलू हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कृपया हमारे जो दर्शक और कार्यकर्ता हैं और उनको आज के इस विषय पर आप प्रबोधित करें। जी, बोलिए। सभी साथियों को जय भीम जय मूल निवासी।
ये जो विषय रखा गया है, ये आज की परिप्रेक्ष्य में भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसके बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो मूल निवासी बहुजन समाज पर होने वाले हैं। तो इसको राइट पर्सपेक्टिव्स में हमने इसको समझना चाहिए। इसको सोशियोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है इसका, उसके ऊपर हमने ज्यादा ध्यान देना चाहिए रादर देन उसका जो लीगल एस्पेक्ट है या जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में जो बनाया गया है उसके कई कारण है, हिस्टोरिकल रीजंस है, ये ऐसे निर्णय क्यों आते हैं। तो मैं इससे शुरू करूंगा कि भाई ये सबसे पहले हमने मतलब ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग जब अगर फुले अम्बेडकराइट मूवमेंट चला रहे हैं ऐसा हम दावा करते हैं और हमारा राष्ट्रीय संगठन है, तो फुले अम्बेडकरी विचारधारा के तहत इस जजमेंट का जो है विश्लेषण होना बहुत जरूर है, अपार्ट फ्रॉम उसका लीगल एस्पेक्ट जो है। कल डॉक्टर चौहान जी ने इस विषय के ऊपर काफी अच्छे ढंग से अपने विचार रखे। मैं चाहता था कि वो थोड़ा उसके और लीगल एस्पेक्ट भी हमें समझाए, लेकिन जितना जरूरी था उन्होंने मेरा ख्याल है वो भी कवर किया है। मैं भी आज जहां जरूरी होगा उसी में मैं उसकी लीगल साइड को देखूंगा, लेकिन इसकी जो सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसको हमने ज्यादा विस्तार से समझना चाहिए। तो सबसे पहले हमने जो 40 साल का जो हमारा प्रयास रहा है, वो हमारा प्रयास रहा है कि जो फुले साहब ने मतलब शूद्र और अतिशूद्रों को संगठित किया और उनका संगठित करने का जो बेसिक उद्देश्य रहा है फुले साहब का, या तो वो ये है कि इस देश में आर्य ब्राह्मण जो बाहर से आए, उन्होंने इस देश पर अपना राजकाज चलाया और यहाँ के जो शूद्र और अतिशूद्र जो है उनको उन्होंने सत्ता, संपत्ति और एजुकेशन इससे दूर रखा। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि जो शूद्र जिनको उन्होंने एड्रेस किया है, तो शूद्रा ये टर्मिनोलॉजी में फुले साहब ने जितने भी ब्राह्मण, क्षत्रिय जिनको जो कहते हैं और वैश्य, इनको छोड़ के बाकी सभी को इनको शूद्र कहा है। और सिर्फ फुले साहब ने ऐसा नहीं कहा, तो जिन्होंने वो व्यवस्था बनाई और हम लोगों के ऊपर, यहाँ के भारतीय मूल निवासी लोगों के ऊपर उसको इम्पोज किया, तो उसमें भी आप देखेंगे कि उन्होंने भी हमें शूद्र कहा। सो मच सो कि जब फुले साहब के पहले का जो पीरियड हम देखते हैं, जो मिडिवल पीरियड और ब्रिटिश मॉडर्न पीरियड के दरमियान का पीरियड आता है, क्योंकि जैसे शिवाजी महाराज है, तो शिवाजी महाराज मुगलों के साथ लड़े, तो वो एक मिडिवल पीरियड का हिस्सा है, और ब्रिटिशों का आना था तो उनके साथ जस्ट शुरुआत हुई थी ब्रिटिशों की। तो आप समझेंगे, तो शिवाजी महाराज को जब ब्राह्मणों ने शूद्र ठहराया और शिवाजी महाराज का करोनेशन नहीं किया, ये शूद्र कहेगी, तो आप समझ लीजिए कि फिर अगर शिवाजी महाराज शूद्र है, तो आज जिनको मराठा बोल रहे हैं ये है ही कौन बेसिकली, ये बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। ये मराठा जो आइडेंटिटी है ये कहां से आई? मराठा आइडेंटिटी उस वक्त नहीं थी। उस वक्त जो आइडेंटिटी ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर में जो बनाई थी उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनाई थी। तो जब ये आइडेंटिटी थी, तो फिर ये मराठा कहाँ से आए, ये एक समझना जरूरी है। और जब तक मराठों की आइडेंटिटी हम सही रूप से समझ नहीं पाते, तब तक ये जो रिजर्वेशंस का जो मामला, मराठा रिजर्वेशंस का मामला जो है, इसको सही परिप्रेक्ष्य में, सोशल परिप्रेक्ष्य में हम नहीं रख पाते। आप ये देखेंगे कि मराठा नाम की कोई कास्ट नहीं है। अगर इसको हिस्टोरिकली अगर हम एग्जामिन करते हैं, मराठा नाम की कोई कास्ट नहीं। अगर शिवाजी महाराज ने अगर हमें संगठित किया अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, तो उन्होंने मराठों को संगठित किया होता अगर मराठा होते तो। अभी आज हम अगर आज की परिप्रेक्ष्य में शूद्र, शिवाजी महाराज के बाद अगर हम मतलब
फुले साहब के समय में आते हैं तो जो आइडेंटिटीज थी वो शूद्र और अति शूद्र थी। तो फुले साहब ने किनको संगठित किया? फुले साहब ने शूद्रों और अति शूद्रों को संगठित किया। उनके साथ जो अन्याय हो रहा था उसके खिलाफ में उनको संगठित किया। तो अगर शिवाजी महाराज के समय में अगर मराठा आइडेंटिटी होती तो ऑब्वियसली है, और वो हमारे लिए अपने समाज को ऊपर उठाने के लिए अगर काम कर रहे थे तो उन्होंने फिर मराठों को संगठित किया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर आप देखेंगे शिवाजी महाराज का इतिहास यहाँ से शुरू होता है कि उन्होंने मावड़ प्रांत जो था, मावड़ प्रांत अभी भी है, पूना डिस्ट्रिक्ट में मावड़ तहसील भी है और मावड़ प्रांत भी है, समझ लीजिए। तो उस इलाके में जो रहने वाले लोग थे उनको संगठित किया है, इसको समझना चाहिए। और उसमें वो उन्होंने ढेर सारी जो जातियां थी उनको इकट्ठा किया, तो ये समझना चाहिए। और तो उन्होंने मावड़ों को इकट्ठा किया, मराठों को इकट्ठा नहीं किया। और आप ये देखेंगे कि जो मराठा आइडेंटिटी फिर आई कहां से, मराठा आइडेंटिटी कैसे आई? तो जो शिवाजी महाराज जो गनिमी कावा से लड़ाई लड़ते थे, क्योंकि उनकी शुरुआत उन्होंने की थी, फौज उतनी बड़ी नहीं थी जितनी मुगलों के पास थी, आदिल शाह के पास जितनी थी, निजामों के पास जितनी फौज थी उतनी फौज तो थी नहीं। उन्होंने तो यहाँ के जो जो भिन्न भिन्न जाति के जो लोग हैं, जो भिन्न भिन्न व्यवसाय में लगे हुए थे, उन्हीं को इकट्ठा किया। उसमें कुंभी थे, महार थे, चमार थे, ढोर थे, नाई थे, सभी जातियों के लोगों को, उनको मावड़ रीजन में ये लोग थे इसलिए उनको इकट्ठा किया और अपनी फौज बनाई। तो आप ये देखेंगे तो फिर ये मराठे कैसे हो गए, ये बुनियादी सवाल है, क्योंकि उससे हमारी समस्या कई हद तक क्लियर हो जाएगी। मराठा तो जब ये अपने गनीमी कावा से मुगलों की फौज के ऊपर अटैक करते थे, गोरिल्ला वार जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, तो ऑब्वियसली जो मुगलों की फौज में जो लोग थे, जब ये सडनली उनके ऊपर अटैक करते थे तो उनको पता नहीं था कि ये कौन लोग है करके, कौन लोग उनके ऊपर अटैक कर रहे संगठित होके। तो जब उनको पता नहीं था तो वो इनको कैसे एड्रेस करेंगे, ये सवाल है अभी। इनको उन्होंने एड्रेस कैसे किया? क्योंकि ये मराठी भाषिक थे, तो इसलिए मराठी भाषिक होने की वजह से एक अननोन लोग जब अटैक कर रहे हैं तो उनको कुछ तो एड्रेस करके बताना पड़ेगा ना, क्योंकि उसका जो कमांडर होगा उसको, कमांडर को जो भी वो देख रहे हैं उसको जाके बताना पड़ेगा कि किन लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया। तो वो आइडेंटिफिकेशन वहां से आया, क्योंकि ये मराठी भाषिक थे इसलिए ये मराठी बोलने वाले मराठा लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया, ये इस ढंग का ये टर्मिनोलॉजी आया हुआ है। और इसलिए आप देखेंगे कि इतिहास में भी ये मिलता है। मैं इतिहास में पढ़ा हूं कुछ जगह, उसमें लिखा है कि ब्राह्मण मराठा, चांबार मराठा, महार मराठा, कुंभी मराठा, इस ढंग से लिखे हुए है इतिहास में। मतलब शिवाजी महाराज के पीरियड में ये चीजें आई हुई। तो आप ये देखेंगे कि मराठा एज ए कास्ट नहीं है। ये सब जैसे ब्राह्मण मराठा तो ब्राह्मण है, फिर कुंभी मराठा तो कुंभी है, चांबार मराठा तो चांबार है। तो ये सबको ये विशेषण उनको जो लगे हुए हैं उनकी जात के नाम से उनके साथ, क्योंकि वो रीजनल आइडेंटिटी है और वो मराठी भाषिक थे इसलिए। अब ये फिर हुआ कैसे? क्योंकि जो लोग इनको लीड कर रहे थे, इनको जो लीड कर रहे थे, जैसे शिवाजी महाराज लीड कर रहे थे, तो ऑब्वियसली उनकी मराठों की फौज उन्होंने उनको कहा, इसलिए मराठों की फौज हो गई और इसलिए इनको मराठा टाइटल आ गया। लेकिन ये अपने आप में कास्ट नहीं है, इसको पहले समझना चाहिए। जैसे ही हम समझ लेते कि मराठा नाम की कास्ट नहीं है, तो फिर फंडामेंटल इश्यू होता है कि फिर वो कौन है? मराठा नहीं है तो फिर है कौन? तो शिवाजी महाराज के पीरियड में आप देखेंगे कि वो गांगा भट्ट ने मतलब पैसा वैसा लेके लाच लुचपत से उनको क्षत्रिय बनाया। लेकिन आप इस संदर्भ में अगर आह सालुंके साहब का मतलब अगर किताब पढ़ते हैं कि
गुलामों की और गुलाम बनाने वालों की धर्म एक नहीं हो सकता। बड़ा इंपॉर्टेंट, कभी अभी मैंने उसको जो ट्रांसलेशन हुआ था उसको मैंने रिव्यू किया और एडिटिंग किया, तो उसमें वो मैं बहुत क्लियरली कि भाई वो क्षत्रिय नहीं थे, वो क्षत्रिय नहीं थे, क्षत्रिय जबरदस्ती से बनाया गया, तो वो क्षत्रिय भी नहीं थे, वो मराठा भी नहीं थे, तो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर में वो कौन थे, फिर ये सवाल खड़ा हो जाता है। तो वो फिर फुले साहब की टर्मिनोलॉजी में ये पता चल जाता है कि ये शूद्र जाति के थे सभी, ये सब सभी शूद्र है। अब ये सभी शूद्र है, तो ये समस्या, ये जो कूच के बाद में जिन लोगों के पास पावर रहा, जिन शूद्रों के पास, अगर ये कुर्मियों से थे, तो उनके पास पावर होने की वजह से, और जो पावरफुल होता है वो अपने को श्रेष्ठ समझने की एक संकल्पना है सोसाइटी में, तो उसमें फिर जैसे ब्राह्मणों ने मतलब खुद को श्रेष्ठ समझा, तो इनके पास एक पॉलिटिकल पावर होने की वजह से इन्होंने अपने जो टाइटल है, ओरिजिनल टाइटल, उन्होंने जाति के टाइटल छोड़ दिए और खुद को मराठा एडॉप्ट कर दिए। इसलिए आप ये देखेंगे कि जैसे मैंने 3 जो इम्पोर्टेंट लीडर है जो इस सोशल मूवमेंट में लगे हुए है, उसमें पुरुषोत्तम खेडेकर जी है, उसमें जस्टिस कोरसे पाटिल है, और अभी इसमें बहुत ही ज्यादा विद्वत्ता पूर्ण अपनी काम करने वाले जस्टिस सावंत है, लेकिन वो हम इस साल फरवरी में हम उनको नहीं रहे हमारे साथ, और आह सालुंके साहब है। इन लोगों ने ये क्लियरली माना है, स्पेशली पुरुषोत्तम खेडेकर ने तो क्लियरली बोल दिया है कि भाई हम ये कुर्मी लोग है, कुंभी लोग है, और इनको ये पश्चिम महाराष्ट्र में जो लोग रहे हैं जो खुद को मराठा बोलते हैं, तो इसलिए ये मराठा वाला मामला खड़ा हो गया, अदरवाइज ये कुंभी ही है, उन्होंने ये क्लियरली माना है। फिर कोरसे पाटिल साहब का भी मतलब एक वीडियो मैंने देखा, उन्होंने कहा कि भाई मराठा नाम की कोई जात है ही नहीं, उन्होंने भी कहा। और सालुंके सर ने ये कहा है कि भाई ये क्षत्रिय है ही नहीं, और मराठा कैसे निर्मित हुई, मैंने ये बताया। तो इससे आप ये देखेंगे कि ये कोई इसको आप ज्यादा आप रीजनल आइडेंटिटी कह सकते हैं, जो किसी मराठी भाषा से आई है, तो इसको एक तो ऐसे समझना चाहिए। तो फिर ये है कौन? तो ये आप देखेंगे कि अगर शूद्र है, और शूद्र जातियां जितनी भी है वो आज ओबीसी में है, तो बेसिकली ये ओबीसी है, तो ये जो पावरफुल मराठा जो है, इन्होंने ये प्रॉब्लम खड़ा किया। पावरफुल मराठा जो है, जो सत्ता में रहे, इन्होंने ये प्रॉब्लम खड़ा किया, और वो अगर वो सत्ता में रहे तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि ये जो जितनी भी मतलब मराठा करके जी रहे हैं लोग, लेकिन बहुत ही निचले स्तर पे जी रहे हैं, उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और जो पावरफुल मराठा जो है उनकी कंपैरिजन में उनको जो सोशली जो रिस्पेक्ट वगैरह भी मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, उनमें भी उन्होंने कुछ छानव कूड़ वगैरह वगैरह कुछ ऐसे वो बोलते हैं। अगर छानव, तो शिवाजी महाराज भी छानव कूड़ में अगर होते तो फिर उनको निचला क्यों बोलते थे वो, ये ऐसे कई चीजें हैं। तो ये मराठा रिजर्वेशंस के बारे में जब हिस्ट्री का जो पोजीशन, मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन, जो गायकवाड़ कमीशन है, वो गायकवाड़ कमीशन ने इसको प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं किया। मैं उनका जो उनकी तरफ से जो सरकार की तरफ से जो वकील बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, वो वकील जो है उनका नाम जो है पटवालिया, इसने ये जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट जो है वो रखा नहीं, तो इसका मतलब गवर्नमेंट ने जो अपनी बात प्रॉपरली रखनी चाहिए थी वो नहीं रखी, उसकी वजह से भी ये समस्या। उन्होंने ये क्लियरली ये बताना चाहिए था कि मराठा नाम की कोई कास्ट नहीं है, और जो पावरफुल मराठा है इन्होंने अभी कम से कम ये समझना चाहिए, इसमें उन्होंने अवेकनिंग करना चाहिए कि भाई ऐसी कोई कास्ट है ही नहीं। ये जबरदस्ती, क्योंकि कोरसे पाटिल साहब भी कह रहे, पुरुषोत्तम खेडेकर जी भी कह रहे, ऐसी कोई कास्ट नहीं है, तो उसका जो समाज जीवन में अवेकनिंग होगा तब ये मतलब ज्यादा महत्वपूर्ण बात सामने आएगी। अब आप ये देखेंगे कि ये रिजर्वेशंस की बात करते हैं, तो रिजर्वेशंस के जो पहलू है आर्टिकल 16 में,
आर्टिकल 16 में 2-3 चीजें प्रूव करना है। मैं अमरावती यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की जयंती के ऊपर मेरा स्पीच रखा गया था, तो उस वक्त भी मैंने ये बात रखी। मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया ऑडियंस से कि भाई ये मराठा रिजर्वेशंस की जो बात चल रही है, तो इसके बारे में आप कैसा सोचते हैं? तो मैंने कहा इसमें देखिए, एक तो वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है, ये प्रूव करना होगा, और दूसरा जो है कि अगर वो प्रूव करते हैं तो भी अगर उनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन अगर नहीं है तभी उनको मिल सकता है। तो आज भी सुप्रीम कोर्ट का अगर हम जजमेंट पढ़ते हैं तो उन्होंने ये दोनों मुद्दे जो है उन्होंने ये खारिज की है कि जिस ढंग से उनकी पोजीशन रखना चाहिए था कि ये सोशली एंड एजुकेशनली कैसे बैकवर्ड है, ये उन्होंने प्रूव नहीं किया, उसका डाटा भी नहीं रखा। हा? उनका जो डाटा रखना चाहिए था कि एज कंपेयर टू द अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वो सोशली और एजुकेशनली कैसे बैकवर्ड है, ये रखना चाहिए था। डॉक्टर आहा सालुंके ने उनका जो मैं वीडियो देख रहा था तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो है ये ग्रेडेड इनइक्वालिटी की सिस्टम है, और ही इज राइट। तो ग्रेडेड इनइक्वालिटी की सिस्टम में आप अगर इस ग्रेडेशन में मराठा की कंपैरिजन सोशल प्लेटफॉर्म पे उससे जो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर में नीचे जिन जातियों को रखा उनके साथ अगर करते हैं तो फिर वो जो है वो आपको फॉरवर्ड नजर आएगा। लेकिन ये गलत है क्योंकि ग्रेडेड इनइक्वालिटी बनाई गई सोसाइटी में। जब ग्रेडेड इनइक्वालिटी है तो उनसे ऊपर जिनको रखा ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर में उसकी कंपैरिजन में देखना चाहिए। अगर उनकी कंपैरिजन में देखते हैं तो ब्राह्मणों की कंपैरिजन में अगर सो कार्ड मराठा, मैं अभी कहूंगा क्योंकि मराठा नाम की कोई जात नहीं ऐसा मैं मानता हूं, तो सो कार्ड मराठा को उन्हें ब्राह्मणों के नीचे है। तो ब्राह्मणों के नीचे है तो सोशली जो स्टेटस ब्राह्मणों को है ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर में वो स्टेटस मराठा को नहीं है, वो डिग्रेडेड है। तो आप ये देखेंगे कि जितनी भी जातियां शूद्र और अति शूद्रों में आती है ये कम अधिक मात्रा में एक दूसरे से ऊपर नीचे रखी हुई है, और इनको इकट्ठा समझने का मामला है। अगर हम मतलब ब्राह्मणिज्म के खिलाफ में सही मायने में लड़ाई लड़ना चाहते, और प्रिसाइजली बाबा साहब ने यही किया। बाबा साहब के ग्रंथों का अगर हम अध्ययन करते हैं तो बाबा साहब ने जो टर्मिनोलॉजी यूज की है वो कास्ट हिंदूज टर्मिनोलॉजी यूज की है, और क्लियरली बोला है कि ये कास्ट हिंदूज कौन है। तो कास्ट हिंदूज में उन्होंने ये कहा कि इसमें ब्राह्मण आता है, इसमें क्षत्रिय आता है और वैश्य आता है, ये 3 कास्ट हिंदूज है, और बाकी जितने भी है वो शूद्र अति शूद्र लोग हैं। तो हम जो मतलब फूले साहब का और बाबा साहब का मूवमेंट चलाने की बात कर रहे हैं, तो हमें ये शूद्र अति शूद्र जिनको उन्होंने कहा, वैसे वो हमारी आइडेंटिटी है ही नहीं, उन्होंने हमें ये आइडेंटिटी दी, उन्होंने हमें शूद्र बनाया, उन्होंने हमें अति शूद्र बनाया। अदरवाइज कोई और अगर बनाया तो क्योंकि वो ग्रेडेड इनइक्वालिटी डालने की वजह से वो तो हमें बिल्कुल मान्य नहीं है, क्योंकि हमें निचला दिखाया, सामाजिक स्तर पे निचला दिखाया, हमारे साथ बहुत अन्याय अत्याचार हुए, और कोई आदमी ऐसा नहीं है समाज में कि जो रिस्पेक्टफुल जीवन नहीं जीना चाहता। तो मतलब अगर हम सभी लोग रिस्पेक्टफुल जीवन जीना चाहते हो, जिसके लिए भी आज भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उस वक्त भी हम रिस्पेक्टफुल जीवन ही जीना चाहते थे। तो ये हमारे ऊपर इम्पोज की हुई आइडेंटिटी है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स में और अधिकारों के टर्म्स में तो आज जो भारत का संविधान है उसके दायरे में हमें देखना पड़ता है। इसलिए वहां जो है कास्ट मैटर कर रही है। अदरवाइज हम तो फुले साहब का और बाबा साहब का आंदोलन चलाना चाहते तो कास्ट तो हम खत्म करना चाहते। अगर कास्ट खत्म करना चाहते तो इसका मतलब हम इन दी रियल लाइफ कास्ट को डिनाई नहीं कर सकते। हम इन दी प्रोसेस इस लड़ाई में हम कास्ट को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल इनइक्वालिटी का डोमिनेंट फैक्टर जो है वो कास्ट है, ये इंदिरा साहनी के भी जजमेंट में माना है। तो इसलिए उस जजमेंट के तहत कास्ट को हमें टू दैट एक्सटेंट रिकॉग्नाइज किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, लेकिन कास्ट को बनाए रखने के लिए थोड़ा रिकॉग्नाइज किया, कास्ट को बनाए रखने के लिए रिकॉग्नाइज नहीं किया।
कास्ट को खत्म करने के लिए रिकॉग्नाइज किया है, और खत्म करने के लिए जो भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है, उन सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को उनको एडेड एडवांटेज देना चाहिए। ये बात वहां आई हुई है, और वो फंडामेंटल राइट है। कल कल सावंत साहब ने भी, अपने कल चौहान साहब ने भी ये बताया कि बेसिकली ये फंडामेंटल राइट है, लेकिन इसको एनेबलिंग क्लॉज बनाया। तो इसलिए हमें ये समझना होगा कि जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं वो विलिंगली ग्राउंड स्तर पे लागू करने के लिए जो रूलिंग कास्ट है आज की तारीख में, जो कास्ट हिंदूज है, आर दे रियली इंटरेस्टेड इन इम्प्लीमेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? तो आप ये देखेंगे कि ये जो कास्ट हिंदूज है, ये पावर स्ट्रक्चर में बैठे हुए, पावर स्ट्रक्चर में बैठे हुए, इसका मतलब जो है जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव सरकारों में ये बैठे हुए हैं, और सरकारों के अलावा फिर जुडिशियरी में ये बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट में ये बैठे हुए हैं, और ये पावर इनके हाथ में होने की वजह से जो कानून बनाते हैं, अब उनको कंप्लीटली जो मनुस्मृति के आधार के ऊपर डायरेक्टली कानून बनाना मुश्किल है, क्योंकि उनको कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में कानून बनाने पड़ते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेमवर्क में बनाने हैं तो कुछ तो देना है। अगर कुछ भी नहीं देंगे तो आप ये देखेंगे कि ये रिवोल्ट बढ़ेगा, जो बढ़ रहा है। तो इसलिए उन्होंने कुछ अधिकार देने की बात की, लेकिन अधिकार लोगों को दिया कितना है कॉन्स्टिट्यूशन ने? कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वल अधिकार दिया है। मतलब अगर उनकी जो सोशल ऑर्डर है, ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल सोशल ऑर्डर जो अल्टीमेटली इस्टेब्लिश करना है, या जिसको आज कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया है, तो उसमें ब्राह्मण और जितने भी निचली जाति की जातीय ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर में है, उसको ब्राह्मणों के बराबर इक्वल है कॉन्स्टिट्यूशनल सोशल ऑर्डर में, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन में है, रियलिटी में नहीं है। तो इसलिए ये सभी जातियां जब तक इकट्ठा होके कॉन्स्टिट्यूशनल पावर अपने हाथ में नहीं लेंगे, तब तक ये इस्टेब्लिश करना मुश्किल है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल सोशल ऑर्डर। लेकिन देखना यह है कि आज जो पावर स्ट्रक्चर में बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं। 70 साल हो गए कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करके, तो 70 साल में उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी के तहत कास्ट को खत्म करने का जो प्रोग्राम बनाना चाहिए था, नहीं बनाया। इनफैक्ट कास्ट को मेंटेन कर रहे, रिकॉग्निशन किया, लेकिन लिमिटेड एक्सटेंट में है कि इन लोगों को एम्पावर करने के लिए, लेकिन कास्ट को वो मेंटेन कर रहे हैं, और कास्ट को मेंटेन करके सोसाइटी को ऐसे ही डिवाइड कर रहे हैं। आज जो महाराष्ट्र में जो पिक्चर नजर आ रहा है, जो मैं कुछ लोग, वो कोई गुणवंत सदावर्ते कोई एक वकील है, या कोई मैडम पाटिल है, उन्होंने केस भी दायर की थी, और भी कोई 2-4 वीडियो में देख रहा हूं, वो तो मतलब मराठा वर्सेस ओबीसी, ये जो पिक्चर खड़ा किया जा रहा है, और एट द सेम टाइम ये जो मराठा वर्सेस ओबीसी पिक्चर जो लोग खड़े कर रहे हैं, वो खुद को फुले साहब के और बाबा साहब के फॉलोअर भी बन रहे हैं। ये डाइकोटोमी है, ये कंट्राडिक्शन है उनकी। मतलब या तो वो सही मायने में वो ऑनेस्ट नहीं है फुले साहब की और बाबा साहब का आंदोलन चलाने में। अगर फुले साहब का और बाबा साहब का आंदोलन चलाने की बात होती है, तो शूद्र अति शूद्र कम्युनिटी, जिनको उन्होंने डिवाइड किया, ग्रेडेड डिग्रेडेशन की व्यवस्था, उनको सबको इकट्ठा लाना जरूरी है। क्यों इनको इकट्ठा लाना जरूरी है? क्योंकि पावर अभी इन लोगों के पास में दिया है बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में। पावर इनके पास है, मतलब जो पॉलिटिकल पावर जो है वो हर व्यक्ति को दिया है, जो नहीं था। और इसका पॉलिटिकल पावर का कंसोलिडेशन जब तक नहीं होता और सत्ता हमारे लोगों के हाथ में नहीं आती, तब तक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म में जो इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स है वो लागू नहीं वो करते, वो करना नहीं चाहते। तो इस चीज को, और इसी परिप्रेक्ष्य में आप जुडिशियल माइंडसेट को आप एग्जामिन करिए। आप जुडिशियल, क्योंकि जुडिशियरी के माइंडसेट को एग्जामिन करना आज बहुत जरूरी है
सोशियोलॉजिकली भी इसको एग्जामिन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ये देखेंगे कि इनिशियल फेजेस जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो उस वक्त वो लोग इस चीज को समझ चुके हैं कि अगर पावर अपने पास में रखना है तो ये जो कम्युनिटी जो है जिनके पास पॉलिटिकल राइट है वोट्स का, इन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम अधिकार दिए हुए हैं इक्वालिटी के, वो अगर इनको इन रियलिटी नहीं देंगे तो ये लोग कतई हमें सत्ता में नहीं भेजेंगे। और सत्ता हमारे हाथ से चली गई, क्योंकि वो तो लड़ाई सत्ता की थी, ब्रिटिशों के हाथ से उन्होंने पावर अपने हाथ में ले लिया। और वो अगर हमारे लोगों के साथ शेयर नहीं करते इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, तो ये लोग अल्टीमेटली दे विल थ्रो अस आउट ऑफ पावर, ये उनका डर था। तो इन द इनिशियल फेजेस उन्होंने कुछ पावर दिए हैं, जिसकी वजह से एक पढ़ा लिखा वर्ग निर्माण हुआ है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी में, और वही वर्ग जो है आज असर्ट भी कर रहा है। लेकिन आज की तारीख में भी बहुत ज्यादा मात्रा में हमारा समाज जो है वो इग्नोरेंट है, और इसको काउंटर करने के लिए आरएसएस और जो उनकी ऑफशूट पॉलिटिकल विंग है, उन्होंने एजेंडा हिंदुत्व का चला है। इसमें सावरकर है और भी वो गोलवलकर है और ये सब लोग है, इन्होंने मतलब हिंदुत्व का एजेंडा चलाया और हम लोगों को हिंदू बना के रख दिया, जबकि हम ये नहीं है। और ये मैं फिर से मतलब ये बोलना चाहता हूं कि ये हम सभी लोगों ने जो समाज जीवन में हिंदू करके जी रहे, उनको ये समझना चाहिए कि हमारा इस्तेमाल करने के लिए हमें हिंदू बनाया है, बाकी हम हिंदू नहीं है। और जो धर्म जो है वो भी हिंदू धर्म नहीं है, वो एक्चुअली ब्राह्मण धर्म है, या ज्यादा वैदिक धर्म है, आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि वहां ये गैर बराबरी की व्यवस्था है। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आज सोच सकता है कि हमारे साथ गैर बराबरी का व्यवहार हो। ये मेरी समझ में नहीं आता है कि इसके लिए मतलब एमए पीएचडी वगैरह होने की जरूरत है क्या। अगर सर्वसाधारण लोगों के सामने ये बात कहते हैं कि भाई हम इंसान बन के यहाँ रहना चाहते हैं, और हमारे साथ हमारे सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, राजकीय जीवन में और सांस्कृतिक जीवन में हमारे साथ गैर बराबरी का व्यवहार हो रहा है, तो हम तो ये नहीं रहना चाहिए, इतनी समझ तो होनी चाहिए। लेकिन इग्नोरेंस लेवल इतनी ज्यादा है, इसलिए ये समस्या है। और जितना जल्दी ये समाज समझ जाएगा उतना जल्दी पॉलिटिकल पावर कैप्चर कराया जा सकता है। अब इसके जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो इसके पहलू है, तो आप ये देखेंगे कि मैं जो उसके सामने ये रखा है, मतलब रिजर्वेशंस की फेवर में सो कार्ड मराठास को रिजर्वेशन देने के बारे में, तो उन्होंने जो 50% का जो क्राइटेरिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, नहीं है वो कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन आर्टिकल 16(4)(a) और बी के तहत 14A के तहत इन्होंने वो 50% का क्राइटेरिया उसमें डाल दिया है। और ये 50% के क्राइटेरिया को वो एग्जामिन की कर रही सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें है उसके तहत एग्जामिन कर रही है, लेकिन पॉइंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अगर एग्जामिन कर रही है तो अल्टीमेटली इक्वालिटी बनाए रखना है या बनाना है, या इनइक्वालिटी बनाए रखना है, इस फ्रेमवर्क में उन्होंने एग्जामिन करना चाहिए। तो वो 50% का क्राइटेरिया एक्सीड करना चाहिए। इस ढंग की प्लीडिंग सुप्रीम कोर्ट में स्पेशली मिस्टर रोहतगी जो है वकील, जो सरकार की तरफ से वहां खड़े हुए, सरकार की तरफ से हुए या बीजेपी की तरफ से हुए मोस्ट प्रॉब्ली, तो उन्होंने 10 पॉइंट रखे इनके सामने कि जो 50% का जो क्राइटेरिया है इसको खत्म करना चाहिए। वो अभी 10 पॉइंट मैं नहीं यहाँ पढ़ते रहूंगा, बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा, लेकिन वो हर वक्त जो पॉइंट जो है उसको वो काउंटर कर रहा है। अभी उसके इंटेंशन अलग है, रोहतगी के जो इंटेंशन है, क्योंकि जो 103rd अमेंडमेंट जो हुआ जिसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो 10% रिजर्वेशन दिया गया, उस 10% रिजर्वेशन को अगर वैलिड ठहराना है, क्योंकि इस जजमेंट में 50% से एक्सीड नहीं कर सकते। इंदिरा साहनी के केस में जो जजमेंट दिया हुआ है वो रिजर्वेशन 50% से एक्सीड नहीं कर सकते।
सकते, ये जो उन्होंने लिखा है, तो उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने अपनी प्लीडिंग की कि भाई इसको एक्सीड करना चाहिए और ये पुरानी चीजें है और जब कानून बदलता है समाज में बदलाव होते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन उसका इंटेंट जो है वो इंटेंट वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो सरकार ने 103वीं घटना दुरुस्ती की है उसको ख्याल में रख के उसने वो सब पॉइंट लगाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी। इधर भी मतलब जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो प्लीडिंग हुई है पटवाली वालिया का जो मैंने बात कही, उन्होंने भी ये प्लीड किया है कि भाई ये जो 50% का मामला एक्सीड करना चाहिए। क्यों कि सो कॉल्ड मराठास को जो रिजर्वेशंस दिया गया है उससे वो एक्सीड होता है। इनफैक्ट गायकवाड़ कमीशन की रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया है कि एग्जिस्टिंग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस प्लस मराठा पकड़ के अराउंड 85% लोग होते हैं। तो जब ये 85% लोग होते हैं तो 85% लोगों को आप 50% में अगर वो बोलते हैं कि ये एडिक्वेट है तो ये ठीक नहीं है। लेकिन वो कर क्या रहे हैं, वो बाबा साहब को कोट कर रहे हैं बार बार। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाबा साहब ने कुछ सितंबर या अक्टूबर में 1948 में जो सबमिशंस किया है, उनका ये कहना था कि भाई अगर ये जो उन्होंने ये क्लियरली लिखा है कि आज तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स में है कि अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन में किसी एक ही जाति का बोलबाला रहा है, और अगर हम आर्टिकल 14 को हमने पास कर दिया कि इस देश में देयर शैल बी इक्वालिटी, तो जब इक्वालिटी एंड देन इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 में, तो फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ अगर हम मानते हैं तो आर्टिकल 16 में जो 10(3) है ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 10(3) है, तो ये कहते हैं कि एक ही जाति का अगर बोलबाला रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में तो फिर सही मायने में आर्टिकल 14 के तहत जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं वो नहीं हो सकती। और इसलिए जो दूसरा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको गवर्नेंस की सिस्टम में उनको प्रतिनिधित्व देना चाहिए, ऐसी बात कही है बाबा साहब ने, फॉर द पर्पजेस ऑफ ब्रिंगिंग द इक्वालिटी। और उसके आगे उन्होंने ये कहा है कि भाई ये कितना होना चाहिए, तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो कम्युनिटीज है जिनको एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं रखा गया, गवर्नेंस के सिस्टम में नहीं रखा गया, अगर ये समझ लीजिए कि 70% है, तो अगर 16(4) में अगर ये 70% जो है इनको अगर दे दिया जाता है तो 16(1) में सिर्फ 30% रहेंगे। तो अगर वो 30% वहां रहते हैं तो फिर ये जो हम कहते हैं कि जो इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल्स कैसे होगा, इक्वालिटी का तो प्रिंसिपल नहीं होगा, क्योंकि वो 70% तो ये ले गए। तो इसलिए बाबा साहब ने ये 50% से नीचे रखना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 50 के ऊपर नहीं जा सकता। ये बात आप बाबा साहब ने कही, उस वक्त कही। लेकिन इस बात को करते वक्त उन्होंने जो सरकारों से और जुडिशियरी से क्या एक्सपेक्टेशन था, सरकारों से और जुडिशियरी से ये एक्सपेक्टेशन था कि अल्टीमेटली इस देश में इक्वालिटी इस्टेब्लिश होना चाहिए, और उसको इस्टेब्लिश करने के लिए इन लोगों का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ाना चाहिए। जब इन लोगों का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ये दूसरों के बराबर आ जाएंगे, इकोनॉमिकली साउंड हो जाएंगे, तो जो compete कर पाएंगे, और जो compete करेंगे तो धीरे धीरे वो इक्वालिटी इस्टेब्लिश हो जाएगी। लेकिन पिछले 70 साल में आप ये देखेंगे कि ऐसा कुछ प्रोग्राम उन्होंने बनाया नहीं। आज स्थिति ये है कि परिस्थिति और ज्यादा खराब कर दी, मतलब जितना एनरिचमेंट बीच वाले पीरियड में हुआ उनको फिर से मतलब जो सोशो इकोनॉमिक एनरिचमेंट हुआ, ये जो जातियां जिसको हम कहते हैं, तो बैकवर्ड्स जिनको कहते हैं, बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन जिनको कहते हैं, तो अभी उसको रिवर्स गियर में डाला हुआ है। सरकारें 80%, 80 करोड़ लोग, भारत सरकार का स्टेटमेंट है कि 80 करोड़ लोगों को हमने ये कोरोना पीरियड में हमने फ्री में अनाज बांटा, और महाराष्ट्र में 5 करोड़ लोगों को बांटा करके महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट।
तो इसका मतलब भारत के संविधान के माध्यम से इस देश में जो सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी इस्टेब्लिश करने की बात हुई है, तो वो कहां तक इन्होंने किया। इनफैक्ट और स्थिति ज्यादा खराब कर दी। जब और स्थिति ज्यादा खराब कर दी, इसलिए लोग जो उसका जो प्रेशर है, क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसीज उनके हित में नहीं बन रही, एजुकेशन पॉलिसीज उनके हित में नहीं बन रही, ट्रेड बिजनेस इंडस्ट्री में उनको सिरकाव की स्थिति नहीं मिल रही है, मोनोपोली बन के है कुछ लोगों की, तो फिर लोगों को ये सोचता है कि हमारा कल्याण कहां से होगा। तो फिर वो आपके इर्द गिर्द देख रहे कि ये शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को जो रिजर्वेशन मिला, तो उनका सोशियो इकोनॉमिक एडवांसमेंट हुआ है। और इसलिए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तहत जो करना चाहिए था वो नहीं करने की वजह से आज ढेर सारी जातियां रिजर्वेशंस के लिए खुद को प्लीड कर रही है। तो ये स्थिति मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन जिस भावना से बनाया गया उस भावना से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए इसलिए प्रेशर है। तो आप ये देखेंगे कि इसमें सोशल और जहां तक सोकाल्ड मराठाओं का संबंध है, तो इसका सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस का सवाल पहले खड़ा होता है। तो ये प्रूव करने के लिए उन्होंने जो डाटा दिया है गायकवाड़ कमीशन ने, वो डाटा को ही एनालाइज करता है सुप्रीम कोर्ट, और ये बोलता है कि ये डाटा के अनुसार इनका जो परसेंटेज है सर्विसेज में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की सर्विसेज में, वो आप देखेंगे कि ग्रुप ए सर्विसेज में 36% है और ग्रुप डी तक जाते हैं तो 51% है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि एडिक्वेट नहीं है। ये उन्होंने, और एडिक्वेट उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कि एडिक्वेट डज नॉट मीन प्रोपोर्शनेट। अब वो ऐसा कर रहे हैं इंटरप्रिटेशन, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर समाज जो तबका है सोसाइटी का, जो सो कॉल्ड मतलब कास्ट हिंदूज है बाबा साहब की टर्मिनोलॉजी में, उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशंस की जो बाबा साहब ने आर्टिकल 16(4) में डाला है और उसकी व्याख्या भी की है, उसको पकड़ के रख रहे और उसको बोलते हैं कि वो प्रोपोर्शनेट नहीं है। एडिक्वेट डज नॉट मीन प्रोपोर्शनेट। बट अगर एडिक्वेट डज नॉट मीन अगर प्रोपोर्शनेट अगर ऐसा है, तो वही बाबा साहब ने जब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को रिजर्वेशन देने की बात हुई, तो भाई कितना देना चाहिए इन लोगों को, तो तब तो बाबा साहब ने कहा इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन। एक तरफ एडिक्वेसी की डेफिनेशन में 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और दूसरी तरफ इन प्रपोर्शन टू एडुकेट का मतलब इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, ऐसा अगर कह रहे, तो अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इनको अगर मिल सकता है तो ओबीसी को भी मिलना चाहिए इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। अगर उसका इंटरप्रिटेशन इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन नहीं करते, इसका मतलब है कि आपको 52% से 27% तक क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। क्योंकि जो कास्ट हिंदूज है उनके इंटरेस्ट उनको प्रोटेक्ट करना है। ये बात सही है कि जो बैलेंस 50% है उसके बारे में भी ये कहा है कि वो आर्टिकल 16(1) में कम्पीट कर सकते हैं। आर्टिकल 16(1) में अगर कम्पीट करते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं एज ए बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन, अगर वो उसमें कम्पीट करते हैं बैलेंस 50% में जो ओपन रखे है, तो उसमें कम्पीट करते हैं तो फिर इनका परसेंटेज बढ़ता है। और मैंने व्हाई नॉट रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो लिखा है टू ओबीसी, उसमें ये चीजें मैंने लिखी है उस किताब में। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज भिन्न भिन्न राज्यों में जो हाई कोर्ट्स बैठे हुए हैं वो इसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। उन्होंने मतलब यहां तक उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग, उनके लिए जो परसेंटेज रखा है उसी में कम्पीट कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं जा सकते। इसका मतलब जो है उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि 16(1) में वो कम्पीट कर सकते हैं, लेकिन आज हाईकोर्ट के जजेस उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। भिन्न भिन्न सभी ऑलमोस्ट 100% हाईकोर्ट के जजेस है वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट जो है शेड्यूल कास्ट के लिए कम्पीट करेगा।
तो इसका मतलब क्या भारत का संविधान जो है ये कंपार्टमेंटाइजेशन बनाने के लिए बनाया गया है? कंपार्टमेंट तो पहले ही थे, भारतीय समाज व्यवस्था है, ब्राह्मणों ने बना लिए थे कंपार्टमेंट। तो जब कंपार्टमेंट्स ऑलरेडी थे तो शेड्यूल कास्ट के लोग शेड्यूल कास्ट में कम्पीट करेंगे, शेड्यूल ट्राइब के शेड्यूल ट्राइब में करेंगे, ओबीसी के इसमें वो बढ़ने नहीं देने का। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को राइट उसकी जो भावना है उसके तहत इंटरप्रेट नहीं किया जा रहा है, और जो ऊपर का जो वर्ग है उसके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए ये बात की जा रही है। तो मेरा ये मानना है कि ये सो कॉल्ड जो मराठा ये बेसिकली शूद्र है, शूद्र है तो जितने भी शूद्र जाति है वो अदर बैकवर्ड क्लासेस में आती है, और इसलिए उनको ये बेनिफिट्स मिलना चाहिए। अब उनको, अब इसमें एक बात जो लड़ाई झगड़ा जो चल रहा है, तो इसमें जो आज जो ओबीसी की जातियां है उन्होंने खुश होने का कोई कारण नहीं है कि भाई मराठों को नहीं मिला तो ये बहुत खुश हो गए। जैसे मैं उनके इंटरव्यूज वगैरह देख रहा हूँ, ये बहुत खुश है कि भाई उनको नहीं मिला। भाई उनको नहीं मिला तो तुमको क्या मिला? तुम्हारा 52% जो है तुमको रिस्ट्रिक्ट करके रखा, और तुम्हारी मतलब ओबीसी के लोगों की जो सोशियो इकोनॉमिक स्थिति ठीक करने के लिए उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में अगर वो रिजर्वेशन नहीं मिलता तो वो तो ऐसा ही रहेगा, रिस्ट्रिक्टेड मैनर में रहेगा। तो वहां अगर हमें मतलब कम्पीट करना है तो वो हमें मिलना चाहिए, उसके लिए आंदोलन होना चाहिए। प्रिसाइजली मैंने यही कहा था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को अगर रिजर्वेशन इन प्रमोशन मिलता है तो ओबीसी को भी जो रिजर्वेशन दिया है रिक्रूटमेंट स्टेज पे, जो शेड्यूल कास्ट को शेड्यूल ट्राइब को दिया है रिक्रूटमेंट स्टेज पे, तो रिक्रूटमेंट स्टेज पे अगर तीनों को अगर रिजर्वेशन है तो प्रमोशन स्टेज में उसको डिस्टिंक्शन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये भी कहा है कि उसका ही एक्सटेंशन है। ये एक चीज समझनी चाहिए, और इसलिए हमने ये सभी एज ए अदर बैकवर्ड क्लास का हिस्सा समझ के ये लड़ाई तभी लड़ी जा सकती है जब हम इनको कंसोलिडेट करेंगे, इकट्ठा आएंगे, और जो पावर स्ट्रक्चर में जो मतलब ये 7-8-10% लोग जो हमेशा बैठे रहते हैं, इनको इनका पावर स्ट्रक्चर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मतलब जो डिनाई करने का जो मामला है वो ये कहा है कि जो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो किया गया, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो ये है कि 1993 में बैकवर्ड क्लास कमीशन का कायदा बनाया गया, और उस कायदे के अनुसार बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया। लेकिन वो जो बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया था 1993 में, अभी उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में इनकॉर्पोरेट किया, जो आर्टिकल 338 में जो शेड्यूल कास्ट कमीशन है, शेड्यूल ट्राइब कमीशन है, वैसे ही आर्टिकल 338B में उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन का दर्जा दिया। अभी उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन का दर्जा दिया और फिर दर्जा देके उसको ये पावर्स दिए है कि भाई वो मतलब कौन लोग बैकवर्ड है और कौन ओबीसी है और कौन ओबीसी नहीं है, वो उसका अध्ययन करेंगे, और अध्ययन करके वो पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट में जाएगा, उसके ऊपर चर्चा होगी, वो फिर एक्सेप्ट होगा, और एक्सेप्ट होगा फिर प्रेसिडेंट जो है उसमें लिस्ट इशू करेगा, उसमें इनकॉर्पोरेट करेगा। अब पॉइंट ये है कि भाई अगर ऐसा है तो जो फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स दिए हैं, और 1993 में स्टेट गवर्नमेंट को ये कहा था कि तुम अपने अपने भी मतलब बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाओगे, और उस बैकवर्ड क्लास कमीशन जैसे सेंट्रल का बैकवर्ड क्लास कमीशन है तो उस बैकवर्ड क्लास कमीशन के तहत भी आप लिस्ट में इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं सेंट्रल की सर्विसेज के लिए और उनकी जो पब्लिक अंडरटेकिंग। वैसे ही स्टेट सर्विसेज और स्टेट की जो पब्लिक अंडरटेकिंग है उसके लिए स्टेट को यह अधिकार था कि वो अपना बनाए
बैकवर्ड क्लास कमीशन स्टेट का, और उसमें किस जातियों को इनकॉर्पोरेट करना है और किस जातियों को वहां से हटा देना है, उसके पावर्स उसके पास है। और वो गवर्नर की अप्रूवल से वो मतलब वो जो रिपोर्ट है वो गवर्नर के पास जाएगा, और गवर्नर के पास से आने के बाद वो उसको इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे, और इनकॉर्पोरेट होने के बाद फिर वो जो ऑर्डर्स इशू हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो सकते हैं, या कानून बना सकती है सरकारें 15(4) और 16(4) के बेनिफिट्स उन जातियों को देने के लिए। तो ये स्थिति थी। अब वो स्थिति ये बदल दी है उन्होंने कि वो तो ये कर सकता है, स्टेट ये कर सकता है, लेकिन उसको कंसल्ट करना होगा। मतलब स्टेट का कमीशन अगर सो कॉल्ड मराठा जाति को अगर वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड मानता है तो माने, लेकिन वो प्रपोजल वो उसको भेजना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए सेंट्रल, और सेंट्रल को कंसल्ट करने के बाद वो इफेक्टिव कंसल्टेशन होना चाहिए बोल रहे हैं। और इफेक्टिव कंसल्टेशंस के तहत अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बैकवर्ड क्लास कमीशन जो आर्टिकल 338 बी में जो बना है, वो अगर उसको नहीं मानता, अगर वो नहीं मानता तो वो कास्ट एनलिस्ट करने के लिए वो जाएगी नहीं, और वो नहीं मानता और कंसल्टेशन पूरा नहीं हुआ तो स्टेट वाले उसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम खड़ा कर दिया है इस जजमेंट में। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई ये जो है कंसल्टेशन की प्रक्रिया होनी चाहिए, और अगर वो एग्री हो जाते हैं तब वो स्टेट को वो उस लिस्ट में डालने के लिए मिलेगा, उसको जो स्टेट लिस्ट कहेंगे, और उसके बाद वो उनके हित में कानून बना सकते हैं। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर को तकलीफ है। जबकि जो सिलेक्ट कमेटी ने पार्लियामेंट की जो सिलेक्ट कमेटी थी, तो सिलेक्ट कमेटी ने ये कहा कि भाई हम मतलब फेडरल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, हमने सिर्फ सेंट्रल लिस्ट के बारे में कहा है, और स्टेट लिस्ट के बारे में वो स्टेट जो है मतलब कर सकता है, ऐसा मतलब कहा। जो वेणुगोपाल जो है अटॉर्नी जनरल, उसने ये अपनी प्लीडिंग की है सुप्रीम कोर्ट के सामने, और इसको वो कंडीशन जो है वो जो 338 बी जो अमेंड हुआ है उसमें ये कंडीशन डाल दी गई है। वो बोल क्या रहे, सिलेक्ट कमेटी क्या बोल रही, सिलेक्ट कमेटी बोल रही कि वो कर सकते हैं। वो गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो अपियर हुए अटॉर्नी जनरल, वो भी बोल रहे कर सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल अपियर हुए, वो भी बोल रहे कर सकते हैं। लेकिन जो 338 बी में जो कंडीशंस डाली है कि कंसल्टेशंस करना चाहिए, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम खड़ा हो गया। अब ये कंसल्टेशंस की भी मैं बात आपको बता दूं, आर्टिकल 124 में भी बाबा साहब ने इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसा लिखा है। तो वहां कंसल्टेशंस का जो लिखा है उसका डेफिनेशन उन्होंने कंकरेंस कर दिया। सी द सुप्रीम कोर्ट इज आल्सो प्लेइंग ए पॉलिटिकल गेम। मतलब वो उनकी सुविधा के अनुसार, उनके सुविधा के अनुसार वो ये इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। यहां वो बोल रहे हैं कि कंसल्टेशन इफेक्टिव कंसल्टेशन होना चाहिए, इसमें कंकरेंस की बात नहीं कही है, ठीक कहा। लेकिन अगर वो कंसल्टेशन का सीधा सीधा सिंपल मतलब ये होता है कि स्टेट गवर्नमेंट की जो कमीशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कमीशन को कंसल्ट करेगी, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंसल्ट करने के बाद वो अगर उसकी बात मानना बाध्य नहीं है स्टेट को, जैसे बाध्य है ऐसा बोलेंगे तो फेडरल स्ट्रक्चर की जो स्थिति है कॉन्स्टिट्यूशन में उसको बाईपास किया गया, ऐसा हो जाता है। तो बाइंडिंग वाला जो बनाया हुआ है तो ये कंकरेंस वाली बात हो गई। तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी सुविधा के अनुसार एक पर्टिकुलर सेक्शंस के इंटरेस्ट, जो मतलब बाबा साहब ने जो हाई कास्ट जिसको कहा है, उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए बैकवर्ड क्लासेस के इंटरेस्ट को, मतलब जो स्ट्रगल है बैकवर्ड क्लासेस का अपने अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनको मिले हैं उसको पाने के लिए जो स्ट्रगल है उसको वो रोक रही है, ये समस्या है। तो इसलिए अगर हम बोलेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट हमें जो कुछ भी अधिकार है वो हमें सुप्रीम कोर्ट नहीं देता, तो फिर क्या हम चुपचाप बैठे रहेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन में जो अधिकार है हम चुप बैठे रहेंगे? हमारे पास पॉलिटिकल पावर है, हमें वोट का अधिकार है,
हम जैसी सरकारें चाहते हैं वैसी सरकारें लाने की शक्ति रखते हैं अगर हम संगठित होते हैं। तो इसलिए बैकवर्ड क्लासेस ने वो सुप्रीम कोर्ट की राह नहीं देखनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, क्योंकि आफ्टर ऑल वहां जो लोग बैठे हुए हैं वो उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तुम्हारे इंटरेस्ट नहीं। तो इसलिए हम लोगों ने मतलब ये जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज, इनको सब इकट्ठा करना ये मामला है। ये यहाँ ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई आर्टिकल 342 में जो शेड्यूल कास्ट की जो बात कही हुई है और वो 342 ए में जो ओबीसी की जो लिस्ट कही हुई है, इसमें डिस्टिंग्विश किया है उन्होंने वो डिस्टिंग्विश किया कि शेड्यूल कास्ट के लिए जो लिस्ट है वो डिस्टिंग्विश किया टू ए एक्सटेंट। ठीक है कि क्योंकि स्टेट लिट क्योंकि जो हिस्ट्री है बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की, वो हिस्ट्री में ये निहित आता है, जबकि शेड्यूल कास्ट के लिए आर्टिकल 342 जो कास्ट की लिस्ट की जो बात है वो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से आया हुआ है। तो ये बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की हिस्ट्री की वजह से उन्होंने 342 में जो लिस्ट करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय नोटिफिकेशन, वही होगा ये जो बोल रहे हैं। तो उससे एक परेशानी खड़ी हो रही है। तो स्टेट के जो पावर्स है इससे वो परेशानी हो गई। लेकिन अभी ऐसे सुना है कि जो पेपर में और टीवी में न्यूज आई है कि भाई वो अमेंडमेंट फाइल कर रहे हैं, वो अमेंडमेंट फाइल कर रहे हैं कि भाई वो अमेंडमेंट मतलब रिव्यू पिटीशन रादर फाइल कर रहे हैं। तो रिव्यू पिटीशन में वो ज्यादा से ज्यादा वो स्टेट के पावर स्टेट्स को दे देंगे। जब स्टेट्स के पावर स्टेट्स को दे देंगे तो वो स्टेट अपने ढंग से वो डिसाइड करेगा। लेकिन फिर भी 50% का जो मामला है वो अगर उसके प्रति अगर वो वैसे के वैसे ही रखते हैं तो फिर भी मतलब जो सो कॉल्ड मराठा जो है उनको जो रिजर्वेशंस मिलना चाहिए, क्योंकि उनका परसेंटेज जो है वो ज्यादा है ऐसा बोल रहे हैं। और ये परसेंटेज जो निकाला गया वो उसमें जजमेंट में ये भी लिखा है कि इनका 35.7% वो लिख रहे अलॉन्ग विद कुनबीस। मतलब मराठाओं का सोकाल मराठाओं का कुनबी के साथ क्लब करके 35.7% है, ऐसा गायकवाड़ कमीशन बोल रहा है। वो फिगर उसने इंटरपोलेट की है जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने। अगर ये दोनों मिलके 35% है तो इसमें मेरी ये समझ में नहीं आता कि मराठा जो खुद को मतलब इतना ज्यादा परसेंटेज क्लेम कर रहे हैं कि भाई वो इस देश में 30% है करके उनका कहना है, और 30% होने के बावजूद भी 12 और 13% रिजर्वेशन की बात जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने मानी है, जो अभी स्ट्राइक डाउन हुआ। तो सवाल ये उठता है कि अगर टोटल कुनबी और वो मिला के अगर 35.7% करीबन है, तो फिर अगर मराठा 30% है तो कुनबी इस देश में सिर्फ 5% है क्या? तो वो डाटा बराबर कंप्लीट नहीं हुआ। एक्चुअली कुनबियों का और मराठाओं का डाटा प्रॉपरली अलग अलग से निकालना चाहिए था। तो वो जो डाटा जो गायकवाड़ कमीशन ने अलग करके दिखाना चाहिए था वो भी उन्होंने नहीं किया। तो ऐसी कहीं स्थिति है जिसकी वजह से ये समस्या आज हम फेस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसका हमें ये सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय दे रहा है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जितने भी बैकवर्ड क्लासेस इंक्लूडिंग मराठा, गुजर और जाटों में भी आप ये देखेंगे कि वो इस चीज को मान रहे, बाबा साहब के आंदोलन को, फुले साहब के आंदोलन को मान रहे। अगर वो मान रहे तो ये बात भी उन जातियों में जाके समझा रहे, मराठा वो लोग भी समझा रहे, वो गुजर लोग भी समझा रहे, वो आज बामसेब के साथ जुड़े हुए हैं। हो सकता है आज कम मात्रा में हो, वो तो हम उनको कितना समझा पाते हैं उसके ऊपर है। लेकिन एक प्रक्रिया शुरू हो गई है, ये जो मतलब एंटायर बैकवर्ड क्लासेस को इकट्ठा करने की जो प्रक्रिया शुरू हो गई है, ये हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें इसके ऊपर अदरवाइज ये बुरा असर हो रहा है इस जजमेंट का। तो इसलिए ये जजमेंट क्या कह रहा है ये ज्यादा मायना नहीं रखता है। जो मायना रखता है कि हमने अपना आंदोलन खड़ा करना चाहिए, और आंदोलन खड़ा करके अल्टीमेटली जागृति बढ़ा देनी चाहिए, और अल्टीमेटली इस देश की सत्ता क्या कैप्चर करना चाहिए। और फिर जो प्रोपोर्शनेट की बात है, बिल्कुल सही बात है, मेरा ख्याल है कोई किसी को गिला शिकवा नहीं रहेगा। जो जितना परसेंटेज में है उतना परसेंटेज उनको मिल गया। वो ब्राह्मणों के अधिकार क्यों नहीं रिस्ट्रिक्ट कर रहे?
जब इक्वालिटी का प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन में है और अगर डाटा मराठों का वो मांग रहे हैं तो ब्राह्मणों का भी डाटा लेना चाहिए ना, कि ब्राह्मण आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कितने हैं, अगर और उनकी पॉपुलेशन कितनी है, अगर उनकी 3% पॉपुलेशन है तो फिर उनकी 70% लोग एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे रह सकते हैं? ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। यही प्रिंसिपल भी है और यही भावना है कॉन्स्टिट्यूशन की कि इक्वालिटी को एडॉप्ट करने के लिए। वही बाबा साहब ने लिखा कि जिन लोगों ने मोनोपोली बना के रखा है एडमिनिस्ट्रेशन में वो खत्म होनी चाहिए और इन लोगों को रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। क्या आज की तारीख में 70 साल में उनका रिप्रेजेंटेशन कम हुआ है क्या? वो नहीं होते हुए भी उनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन करके फिर दोबारा 10% दे दिया। ये जो बदमाशी चल रही है स्टेट पे और इसको हमने समझना चाहिए और अपने आंदोलन को तगड़ा करना चाहिए। इतना ही मुझे लगता है इस अवसर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। विस्तार से आपने आज के जो विषय है उसका एक सामाजिक और बहुत हद तक सुप्रीम कोर्ट के भी जो निर्णय आए, जो उनके स्टेटमेंट आए, उसको आपने हमें बहुत आसानी भाषा में समझा है। कार्यकर्ता भी शायद इस मुद्दे को समझ गए होंगे। सर कुछ सवाल आए हैं, अगर आप अनुमति देते हैं तो उसको हम एक एक करके उठाना चाहेंगे। जी जी। आपने जैसा कि अभी कहा कि गुर्जर और जाट, इसके बारे में एक सवाल आया है हरियाणा से कि उनका कहना है कि क्या मराठा, जाट और गुर्जर इस प्रकार की जातियों के नाम पर आरक्षण की जो मांग हो रही है, तो क्या उससे सामाजिक एकता बनेगी या फिर वो पूछ रहे कि क्लास जो रिजर्वेशन है उसको पूर्ण रूप से लागू करने की मांग होनी चाहिए। करमवीर सिंह पूछ रहे हैं हरियाणा से। सामाजिक एकता नहीं बनाने के लिए जातियां बनाई, पहले इसको समझना चाहिए। जो हमारी एकता थी इस देश के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स करके, उसको तोड़ने के लिए जातियां बनाई, इस चीज को समझना चाहिए। तो जातियों को इकट्ठा करके जाति के आधार पर हम इकट्ठा होंगे, ये नहीं होगा। जो सवाल पूछा गया कि भाई क्या ये जातियां इकट्ठा करने से ये काम, मतलब कास्ट कायम रखकर, कास्ट आइडेंटिटी कायम रख के सामाजिक एकता होगी क्या करके, ऐसा वो सवाल है। मुझे लगता है कास्ट आइडेंटिटी को कायम रख के सामाजिक एकता नहीं हो सकती, क्योंकि वो कॉन्शियसली बनाई गई वैसे। तो कास्ट आइडेंटिटी को खत्म करके ये हो सकती है। जो बाबा साहब का हम आंदोलन चला रहे, उन्होंने कहा कास्ट को खत्म करो, यही समस्या है हमारी। तो कास्ट को खत्म करने के लिए तो हमने मूल निवासी आइडेंटिटी पर काम कर रहे हैं तभी। मतलब आज जो जाट बोल रहे हैं, ब्राह्मण जिनको जाट बोल रहे हैं वो मूल निवासी, ब्राह्मण जिनको मराठा बोल रहे हैं वो मूल निवासी, ब्राह्मण जिनको गुजर बोल रहे हैं वो मूल निवासी। वो गुजर रहेंगे तो मराठा के साथ कैसे इकट्ठा रहेंगे? मराठा मराठा होगा, जब गुजर गुजर होगा। लेकिन अगर हम उनको सबको कि भाई आप यहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स, ये समझना बहुत जरूरी है, वो समझाना भी बहुत जरूरी। और अगर गुजर गुजर क्यों रहता? अरे आज अगर गुजर को पूछे कि भाई तू क्या बनना चाहता है, अगर तुझे कॉन्स्टिट्यूशन में आज लिबर्टी है और तेरे से पूछा जाता कि तू क्या बनना चाहता, वो गुजर नहीं बनता और नहीं वो मराठा बनता, ना ही जाट बनता, वो बोलता मैं ब्राह्मण बनना चाहता। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों को समाज जीवन में मान्यता है, रिस्पेक्ट है, और कोई आदमी मतलब रिस्पेक्टफुल लाइफ ही जीना चाहता है, मतलब जो बदनामी का जीवन नहीं जीना चाहता है। तो इसलिए ये जो है कि भाई कास्ट कायम रख के उनका जो सोशल पोलराइजेशन होगा क्या, ये नहीं होगा। उनको ये समझाना होगा कि भाई आप वो नहीं हो। और अगर गुजर इतना अच्छा होता, जाट इतना अच्छा होता, मराठा होना इतना अच्छा होता और ब्राह्मणों ने ही व्यवस्था बनाई, तो ब्राह्मण क्या फिर वो ब्राह्मण बना रहता? वो तो फिर गुजर बन जाता, वो जाट बन जाता। तो ये डिस्ग्रेसफुल है ये आइडेंटिटी। तो इसलिए ये आइडेंटिटीज कायम रखकर हम अपना सोशल पोलराइजेशन नहीं कर सकते। मूल निवासी आइडेंटिटी के तहत ही हम अपना सोशल पोलराइजेशन कर सकते। जी
जय नारायण प्रकाश पूछ रहे सर, उनका कहना है कि मराठा जो है वो कौन से श्रेणी में आते हैं। हालांकि उनका वर्ण व्यवस्था के हिसाब से शायद ये सवाल है, लेकिन उन्होंने इतना ही लिखा है कि मराठा किस श्रेणी में वो आते हैं। क्या वो कौन, जैन राम जी पूछ रहे? जय नारायण प्रकाश जी पूछ रहे हैं। अच्छा, जो भी पूछ रहे हैं, तो ये मैंने तो हाँ बता दिया, मेरा ख्याल है इसका जवाब दिया है, लेकिन वो स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं ये शूद्रा में आते हैं। ब्राह्मणों की जो आइडेंटिटी है, शूद्र अति शूद्रा भी हमारी आइडेंटिटी नहीं, उन्होंने हमें शूद्र बोला, उन्होंने हमें अति शूद्र बोला, तो मराठा जो है बेसिकली शूद्रा में आते हैं। इसलिए आप देखेंगे शिवाजी महाराज को उन्होंने शूद्र बोला, उन्होंने शाहू महाराज को शूद्र बोला, उन्होंने सयाजीराव गायकवाड़ महाराज को शूद्र बोला। और आज भी जैसे सालुंके सर का उस दिन मैं वीडियो देख रहा था, वो बोल रहे थे कि मैं टॉपर रहा हूं संस्कृत में, लेकिन जब नौकरी करने गया तो वहां नौकरी जहां लगी, वहां का जो बोलता है वो ब्राह्मण कि भाई आप यजुर्वेद नहीं पढ़ा सकते। तो बोले क्यों नहीं पढ़ा सकते? वो बोला कि तुम ब्राह्मण नहीं हो। मतलब आज तक इनको शूद्रों की कैटेगरी में ही रखा है, और ये क्षत्रिय नहीं है। ये भी उन्होंने ही अपनी किताब में लिखा कि गुलाम बनाने वालों का, गुलामों का धर्म एक नहीं होता, और स्पेशली एक अलग चैप्टर लिखा। मतलब क्षत्रियों के ऊपर ये जो मराठा जो है ना, आज कुछ मराठा अपने को क्षत्रिय समझते हैं, तो उसके ऊपर चैप्टर लिखा है पूरा कि तुम्हारे बारे में क्या लिखा है, मनुस्मृति में और धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है, कि तुम्हारे बारे में ये लिखा है। और जब तुम्हारे बारे में ये लिखा है और तब भी अब बोल रहे कि वो अपना अपना धर्म है करके, तो बेसिकली वो शूद्र है, शूद्र कैटेगरी में है और मूल निवासी है यहाँ। जी, जो सामाजिक एकजुटता की बात हो रही है सर मराठा आरक्षण के परिप्रेक्ष्य में, ये पाया गया कि जो महाराष्ट्र में जो बहुत बड़ी रैलियां निकली मराठा आरक्षण के लिए, एक मराठा लाख मराठा, इस प्रकार से स्लोगन दिए गए, और दूसरी तरफ अदर बैकवर्ड क्लासेस के लीडर्स के में भी इसकी बहुत बड़ी प्रतिक्रिया हुई। तो कैसे आप देखेंगे, क्योंकि उनके तरफ से ऐसे स्टेटमेंट आते हैं कि जो पूरी तरह से मराठा वर्ग का वो विरोध करते हुए दिखाई देते, और यहाँ से मराठा वर्ग की तरफ से भी अलग जाति भावना की बात दिखाई देती। तो सामाजिक एकता कैसे, एकजुटता को कैसे हम बना पाएंगे? सामाजिक एकता बनाने के लिए आपको उसका आंदोलन चलाना पड़ता है। ऐसे ही नहीं, मतलब फूले साहब ने शूद्र और अति शूद्र को इकट्ठा किया जी, उन्होंने अपना आंदोलन चलाया, उनको समझाया, समझने के बाद वो समझे इस बात को। बाबा साहब ने भी उनको मतलब कास्ट हिंदूज को अलग किया, उनको समझाया। लेकिन आप इस स्थिति को भी तो समझिए कि जो जातियां कल तक बाबा साहब को अपना नेता नहीं मानते थे, उसमें ओबीसी की भी बहुत सारी जातियां नहीं मानती थी और मराठा भी नहीं मानते थे। लेकिन आज जो है कि बाबा साहब ने सही में हमारे हित में काम किया, ये बात समझ में आ रही पढ़े लिखे लोगों में। अब ये पढ़ा लिखा वर्ग किस अनुपात में उसका प्रचार प्रसार करता है, हमारे जैसे संगठन और जितने भी ओबीसी के और मराठाओं के जो संगठन है, इसको किस अनुपात में इम्बाइब करते हैं समाज जीवन के ऊपर, उस अनुपात में ये होगा सामाजिक। जो लोग मतलब संघर्ष की भावना ले रहे हैं इस मुद्दे पर, ओबीसी के लोग और मराठा लोग, ये जो है उनका इग्नोरेंस है। फुले साहब की भाषा में अगर समझाया जाए, ये सब उनका इग्नोरेंस की वजह से है। और वो अपने को जैसे मराठा जो है खुद को श्रेष्ठ समझने लगा, ब्राह्मणों के बाद हमारा नंबर आता है, लेकिन ब्राह्मण की लात खाने के लिए तैयार है। तो ये जो श्रेष्ठत्व की भावना जो है वो उसकी वजह से ये समस्या है। तो इसकी समझ निर्माण करने से ये होगा। और ओबीसी के लोग अगर ये मराठाओं के साथ इस ढंग का व्यवहार करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम मराठा को ऐसा कह के हम ब्राह्मणों के कैंप में भेज रहे हैं। तो फिर तो ब्राह्मण तो पहले से ही ये उनका ही क्यों, मराठा का ही क्यों, ये ओबीसी की जो जातियां है इनका भी तो इस्तेमाल करते रहे ना अनटचेबल्स और शेड्यूल्ड ट्राइब के खिलाफ में। तो यही तो ब्राह्मण चाहता है। तो ये इनडायरेक्टली ब्राह्मणों के हाथों में खेलने वाला कार्यक्रम होगा अगर हम आपस में लड़ते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आप अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे हैं, हम ओबीसी के इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे हैं, मराठा बोल रहा है कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, ये ऐसा कह सकते हैं। बट इनडायरेक्टली जो डिवाइड करने
की और डिवीजन में उसमें डिवीजन की गैप और बढ़ा देने का जो काम है आपस में लड़ने से ये होगा, तो ये फुले साहब के और बाबा साहब के, शिवाजी महाराज के, शाहू महाराज की सोच के खिलाफ। ये जितना जल्दी अपना इग्नोरेंस दूर करेंगी ये ओबीसी की जातियां और सो कॉल्ड मराठा, उतना जल्दी मतलब मूल निवासी बहुजन समाज को प्रक्रिया को तेज करके इकट्ठा आके इस देश की शासन सत्ता में कायम होने का मामला आगे बढ़ेगा। तो उसको इस ढंग से सोचना चाहिए। जी, अश्विन कुमार डावरे जी हैं बीड़ से, वो पूछ रहे हैं कि अगर भविष्य में मान लीजिए कि मराठा जो वर्ग है उसको आरक्षण मिल गया, तो क्या ब्राह्मण जो आपने कहा कि बहुत ज्यादा पैमाने पर एडमिनिस्ट्रेशन में है, तो क्या उनका मतलब उनका लॉस हो जाएगा, ऐसा वो पूछ रहे, क्या उनको नुकसान हो जाएगा ब्राह्मणों को? या नहीं, देखिए वो तो उनको 50% में रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ना। पूरी यंत्रणा जो स्टेट पावर है, मतलब सत्ता में जो है वो, और जुडिशियरी में जो लोग बैठे हैं उनके, वो 50% में रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। और 50% में रिस्ट्रिक्ट करने अगर नहीं रहना है तो बिना आंदोलन किए आप 50% को एक्सीड नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने जो इंदिरा साहनी के जजमेंट में किया है कि एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में मतलब 50% को एक्सीड किया जाता है सकता है, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस और एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस क्या है उसको भी उन्होंने डिफाइंड कर दिया। और उसमें मराठा जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन और एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में नहीं बैठते हैं, ऐसा इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया। तो अगर मराठाओं को अगर रिजर्वेशन मिल जाता है, ये तो हाइपोथेटिकल सवाल है आज की तारीख में। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये हाइपोथेटिकल है? क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। फिर वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड भी नहीं है। और आज जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया है और बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो माना, तो वो ऑलरेडी मतलब उन्होंने एक्सीड करने की बात की है। तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने तो रिस्ट्रिक्ट करके रखा है। अब ये सवाल उठता है कि अगर इनको मिल जाता है तो फिर ब्राह्मणों को परेशानी जरूर होगी। अब लेकिन हाइपोथेटिकल है ना, ये ऐसे नहीं मिलने वाला। अगर कल चल के ये जो मूल निवासी बहुजन समाज है इसके हाथ में अगर पावर आता है तो ये प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। प्रोपोर्शनेट करना कोई गलत चीज नहीं है। प्रोपोर्शनेट करने से ही इक्वालिटी कायम हो सकती है आज की तारीख में। लेकिन उनका ये कहना है कि कास्ट के आधार पे अगर प्रोपोर्शनेट करते हैं तो इसका मतलब हम कास्ट लाइन पे काम कर रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है इक्वालिटी के ऊपर काम नहीं कर रहा है, कास्ट का प्रोपोर्शन देके कास्ट लाइन पे कर रहे हैं। लेकिन आज वो क्या कर रहे हैं, कास्ट का आधार लेके ही तो रोक रहे हैं। तो इसलिए अगर मूल निवासी आइडेंटिटी के तहत हम इकट्ठा होते हैं और ब्राह्मणों को और जो सो कॉल्ड अपर कास्ट जो बाबा साहब ने कहा उनको उनका दे देते हैं। हम नहीं चाहते कि उनको उनका शेयर नहीं मिले, उनको उनका शेयर मिलना चाहिए। लेकिन कितना मिलना चाहिए? जितना है उतना मिलना चाहिए। वो तो आइडेंटिफाई हो गए है ना, ब्राह्मण कितना है, क्षत्रिय कितना है और वनिया कितना है। ये अगर इतना उतना परसेंट उनको दे देना चाहिए। एंड बाकी जो है इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है, इकोनॉमिक पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी है, डिफरेंट पॉलिसीज है जिसमें उसके लिए रिसोर्सेज जो है उस अनुपात में होगा। लेकिन ये सत्ता आने के बाद हो सकता है। जब तक सत्ता नहीं आएगी वो आपको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, वो शब्दों का खेल करेंगे और हमें नहीं देंगे। इसलिए सत्ता पाने के लिए हमने मतलब ये मूल निवासी आइडेंटिटी के तहत संगठित होना बहुत जी। अभी आखिरी सब 2 सवाल हैं। एक सवाल ऐसा पूछा गया है कि एक संभ्रम सा है वो कि जो 50% का जो सीलिंग है आरक्षण के ऊपर, रिजर्वेशन के ऊपर, क्या बाबा साहब ने इसके बारे में कुछ कहा था क्या कि ये 50% का होगा? और ऐसा अगर कहा था तो कब कहा था? ऐसा एक सवाल आया है। सुनील कुमार शिंदे पूछ रहे हैं सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से, महाराष्ट्र से। नहीं, ये है ना, वही तो मैंने बताया। मेरा ख्याल है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में है वो डेट सितंबर या अक्टूबर 1948 की। अभी मैंने लिख के नहीं रखा, नहीं तो मैं बता देता।
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में बाबा साहब ने ये कहा है, जब ये रिजर्वेशंस के मामले आए तो उसमें बाबा साहब ने ये कहा कि एक ही ऐसा वर्ग है समाज का, वो उसकी मोनोपोली है पब्लिक सर्विसेज में, इन दी सर्विसेज ऑफ द स्टेट, जो टर्मिनोलॉजी है कॉन्स्टिट्यूशन में वो है इन दी सर्विसेज ऑफ द स्टेट। तो उनकी जो मोनोपोली है, तो उससे जो इक्वालिटी का प्रिंसिपल है, इक्वालिटी ऑफ बिफोर लॉ अंडर आर्टिकल 14 जो लिखा है, वो फुलफिल नहीं होता। और इसलिए जो दूसरा समाज का जो वर्ग है, जिसमें बैकवर्ड क्लासेस, SC ST OBC सब है, इनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ये बात उन्होंने कही है। तो जो मिनिमम कितना होना चाहिए, जब ये सवाल आया तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का मामला था उस वक्त सिर्फ, तो उन्होंने इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन बोल दिया। तो शेड्यूल कास्ट की 15% पॉपुलेशन, उनको 15%, शेड्यूल ट्राइब की 7%, 7.5%, उनको 7.5%। लेकिन जब ओबीसी का मामला आया तो तब तो नहीं आया, उन्होंने तो सिर्फ वो प्रोविजन करके रखा था। लेकिन जब ये हाइपोथेटिकल लेवल पे उन्होंने चर्चा की कि ये जो इनकी जो मोनोपोली है, इसको अगर खत्म करना है तो फिर कितना देना चाहिए इनको, तो ये तो मैंने बता दिया। वो फिर एक फार्मूला बता रहे, एक एग्जांपल देके बोल रहे कि ये जितनी भी बैकवर्ड क्लासेस की जातियां है, इनकी टोटल पॉपुलेशन 70% होती है, समझ लीजिए। तो फिर अगर 70% रिजर्वेशन अगर हम देते हैं तो आर्टिकल 16(1) में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं होगा। मतलब इन लोगों को 70 होगा और बाकी जो बचे हुए हैं उनको 30 होगा, तो ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो फिर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कब होगा कि इनको सबको मिलके अगर 50 दे देते हैं और बचे हुए लोग जो है उनको अगर बाकी में रखते हैं, तो फिर इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल है वो होगा। और उस 16(1) में ये जो है, जो जिनको रिजर्वेशन दिए, ये लोग भी कम्पीट कर सकते हैं, ये कहा, तो फिर ये इक्वालिटी का प्रिंसिपल होगा। लेकिन मैं जैसे बताया कि अभी ऑलमोस्ट सभी हाई कोर्टों ने तो उनको हमको 50 के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर दिया, 50 के ऊपर आप जा नहीं सकते बोल रहे, तो वो मिस इंटरप्रिट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये जजेस मिस इंटरप्रिट कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने लोगों के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और ये तब तक, और अल्टीमेटली हम जाएंगे, अगर कोई भी सरकार कोई भी कानून और कोई भी ऑर्डर निकालती है तो अल्टीमेटली वो चैलेंज होता है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में ये लोग बैठे हुए, वो आपको बोलते हैं कि नहीं, कानून तो इंटरप्रिटेशन तो ऐसा ही होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, हाथ खड़े करके बैठ जाएंगे। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको सबको इकट्ठित, हम लोगों को इकट्ठित होकर आंदोलन करना पड़ेगा और पावर कैप्चर करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कहाँ लिखा है बोला तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स में बाबा साहब ने कहा, और उसका वो मिसयूज कर रहे हैं। उनके कहने का मतलब जो था कि अल्टीमेटली आपने इक्वालिटी स्टैब्लिश करना चाहिए, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना, लेकिन इनइक्वालिटी मेंटेन करने के लिए बाबा साहब के उस पोर्शन को वो कोट कर रहे हैं, ये मतलब जानबूझ के कर रहे हैं वो लोग। जी जी जी। एक आखिरी जो सवाल है वो इस प्रकार से है कि जो महाराष्ट्र में जो मराठा जो वर्ग हैं खास करके, वो सत्ता में भी है मतलब काफी वर्षों से, तो उनके बारे में एक स्टेटमेंट हमेशा किया जाता है कि जो अमीर मराठे हैं उन्होंने गरीब मराठाओं के साथ नाइंसाफी की है, इस प्रकार की बातें होती है। और वो ये भी बोलते हैं कि उनके पास सत्ता होते हुए भी उन्होंने SC ST OBC को नहीं दिया, तो इनको भी नहीं देंगे। ये एक स्टेटमेंट हमेशा चर्चा में होता है। तो कार्यक्रम के अंत में इसके ऊपर आपकी हम विचार जानना चाहेंगे। नहीं, ये इसलिए ये बात वो सही है कि ये बेसिकली उन कम्युनिटीज का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं कर रहे। जैसे आज शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं, जो असेंबलीज में और पार्लियामेंट में और कैबिनेट में बैठे हुए हैं, जैसे वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों का सही मायने में रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे। रिप्रेजेंटेशन करने का मतलब है उनके हक और अधिकार की लड़ाई पार्लियामेंट में लड़ने का, असेंबली में लड़ने का, और कैबिनेट में मतलब निर्णय लेने की, इसमें पार्टिसिपेट करके उनके अधिकार दिलाने का। अब अगर ये जो मराठा लोग जो है ये पावर में रहे, तो पावर में रहे तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मराठाओं के प्रति नहीं थी। जो भी पावर में रहता है
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस स्टेट के हर व्यक्ति का कल्याण की बात करनी पड़ती है और उसके लिए प्रावधान करना पड़ता है, कानूनी प्रावधान भी करना पड़ता है और नीतिगत प्रावधान भी करना पड़ता है। ये जो पावर में मराठा इतने सालों से रहे, इन्होंने उनके हित में अगर नीतियां बनाई होती या कानून बनाए होते तो ये स्थिति नहीं बनती। इसका मतलब ये सही मायने में उनका प्रतिनिधित्व नहीं करते, ये उनके सही मायने में नेता भी नहीं है। ये अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि किसी भी हालत में हम सत्ता में रहे और इनकी जो प्रॉपर्टी बढ़ रही है, अगर किसी की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो किसी की तो कम होगी। तो जो दूसरे जो मराठा सोकाल्ड मराठा जो मतलब आज गरीब नजर आ रहे हैं, उनकी स्थिति खराब है, उनकी तो उसके लिए कारणीभूत तो ये लोग हैं। तो ऐसा अगर कुछ लोग कह रहे तो ये सही बात है, लेकिन क्या ऐसे ही लोगों को वो अपने इग्नोरेंस की वजह से इन द नेम ऑफ कास्ट चुन के नहीं भेज रहे क्या? जो गरीब है वो इन द नेम ऑफ कास्ट उन्हीं को भेज रहे। तो ये जो है ये इग्नोरेंस की वजह से है और कास्ट के दायरे में मतलब जीने की वजह से है। तो इसलिए कास्ट के दायरे में जीते रहेंगे और ऐसे लोगों को भेजते रहेंगे तो उनका कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए कास्ट को उन्होंने जितना जल्दी हो सके छोड़ देना चाहिए। उन्होंने मूल निवासी करके बड़ी पहचान में आना चाहिए, सत्ता में काबिज होना चाहिए। जैसे ही मूल निवासी बनेंगे उन लोगों को भी टिकटें मिल जाएगी। हाँ, वो सत्ता में आ सकते, तो ये जो सत्ता में रह के मिसयूज कर रहे हैं वो दे कैन बी थ्रोन आउट ऑफ द पावर। ऐसी जी, एक आखिरी सवाल अभी आया है, महत्वपूर्ण है इसलिए हम उठाना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि जो राज्य सरकारें भी है, खास करके महाराष्ट्र की सरकार, वो एक तो नौकरियों में सरकारी जो भी पोस्ट हैं उसमें कटौती कर रही हैं, बहुत सारी पोस्टें भरी नहीं जा रही हैं और सरकारी बहुत सारी डिपार्टमेंट को वो आउटसोर्स कर रहे हैं और निजीकरण कर रहे हैं। तो ऐसे में ये जो आरक्षण का जो चल रहा है वो कितना सैद्धांतिक है, कितना तर्कपूर्ण है, ये ऐसा वो बोल रहे। इस पर क्या सरकार ने स्टेप उठाने चाहिए? नहीं, आरक्षण का मतलब जो है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मतलब जो उसको प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, ये सब गलत है जी। किसी एक काम को करने के लिए अगर आपको आदमियों की जरूरत है, एक काम है, उस काम को करने के लिए ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करके आपको लगता है कि इस काम को करने के लिए सब लोग होने चाहिए, तो आप 100 पोस्टें निकालना चाहिए और 100 पोस्ट भर देना चाहिए, तो वो काम बराबर होगा। अगर आप 100 पोस्टें नहीं भरते और 60 भरते हैं तो काम होगा, लेकिन वो जितना ढंग से और अच्छी से होना चाहिए वो नहीं होगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो एक तो जो पहले तो पोस्टें पूरी भर देनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करिए कि आपको सेक्रेटरी के कितने पद होने चाहिए और डिफरेंट लेवल के ऑफिसर्स के कितने पद होने चाहिए, उसका कैलकुलेशंस होता है और वो कैलकुलेशंस के तहत आप उसमें उतने लोग भर देने चाहिए। एक तो ये आउटसोर्सिंग जो करने का मामला जो है, ये बेसिकली ये आप समझ लीजिए कि जो जनता को उनके जो अधिकार देना चाहिए, जिस अनुपात में देना चाहिए, उस अनुपात में नहीं देने की सोच है उसके पीछे। से फॉर एग्जाम्पल, अभी सरकारी नौकरियों में एक ड्राइवर अगर काम पे लगता है तो उसको 30 से 40 हजार रुपये सैलरी मिलती है। कहां से मिलेगी ये सैलरी? सरकार की तिजोरी से मिलेगी। अब अगर उसको आउटसोर्स करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट दे देते किसी को कि भाई हमें मतलब इतनी गाड़ियां चाहिए, ड्राइवर के साथ चाहिए, और उसको पता इतने हिसाब से आपको देंगे। तो उसमें जो है वो ड्राइवर को 10-15 हजार रुपया देता है। मतलब अगर सरकारी तिजोरी से अगर वो ड्राइवर सैलरी निकालता, वो ड्राइवर मार्केट में अवेलेबल है, मतलब आपके पास ड्राइवर की जगह है, ड्राइवर मार्केट में अवेलेबल है, अगर आप उसको लेते तो 40 हजार रुपया सैलरी लेता। तो आप जो है उसको आउटसोर्स कर देते हैं और आउटसोर्स करके आप किसी को बोलते हैं कि भाई हमें इतनी गाड़ियां चाहिए, और उसको बोलते हैं कि भाई ठीक है हम तो वो ड्राइवर रखता है 15 हजार में रखता है। अब जब उसको 15 हजार में रखता है तो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना उसका। और आर्टिकल 23 में या आर्टिकल 23 या 24 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती। तो प्राइवेट वाला एक्सप्लॉइट नहीं, सरकार एक्सप्लॉइट कर रही है।
मतलब आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में कोई भी किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता है, ये जो बात कही गई है, तो जिनको सत्ता में वो खुद ही एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मतलब जिसको 40,000 मिलना चाहिए था, उसको एजेंट के माध्यम से 15,000 दिला रहा है, और वो एजेंट मतलब ऐसे कहीं ड्राइवर का पैसा काट काट के बड़ा हो रहा है। तो ये अपने लोगों को इस ढंग से उनकी स्थिति ठीक करने के लिए और मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों की स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब और करने के लिए ये सब काम चल रहा है। तो ये नीतियां ही गलत है, ये नीतियां गलत है। जी जी। संक्षिप्त में, एकदम संक्षिप्त में सर, आज के विषय पर आपका कंक्लूडिंग मैसेज चाहेंगे और उस मैसेज के साथ कार्यक्रम समाप्त करेंगे। जी। मेरा पॉइंट ये है कि महाराष्ट्र के संदर्भ में भी अगर बोला जाए तो ओबीसी और मराठाओं में, सोकाल्ड मराठाओं में जो तनाव पैदा करने की स्थिति दोनों तरफ से हो रही है, वो ठीक नहीं है। मराठाओं की तरफ से आज की तारीख में नहीं है, क्योंकि वो इसके बारे में आगे क्या स्टैंड लेते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन ओबीसी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कुछ लोग कि भाई मराठाओं को नहीं मिलना चाहिए। मराठाओं को मिलना चाहिए या नहीं कोई मिलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का मामला है, और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में हमें रोकने की कोशिश हो रही है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये इस रिजर्वेशन के इस ढंग के चक्कर में पड़ने के बजाय, मतलब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत क्या बेनिफिट्स उसको दिए जा सकते हैं ताकि वो उनको उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक हो, और सर्विसेज का जो मामला है, जैसे अभी बताया कि भाई आउटसोर्सिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उससे कुछ बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन सिक्योरिटी मिलती है, एक सिक्योर्ड मनी घर में आता है। तो बेसिकली मेरा फाइनल मैसेज ये है कि आपस में तनाव नहीं बढ़ाना चाहिए। हम एक ही लोग हैं, हम कोई शूद्र नहीं है, कोई अति शूद्र नहीं है, कोई मराठा नहीं है, कोई जाति के नहीं है, हम इस देश के मूल निवासी है, और मूल निवासियों का आंदोलन पुख्ता करने के लिए हमने सभी ने फुले साहब के और बाबा साहब के, शिवाजी महाराज, शाहू महाराज का जो सोच था उसके तहत समाज को इकट्ठा करने के लिए काम करना चाहिए, और अल्टीमेटली ब्राह्मणिज्म के खिलाफ में पॉलिटिकल लड़ाई लड़के इस देश की सत्ता हथियाना चाहिए, और सत्ता हाथ में आते ही इन लोगों के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उनको प्रोपोर्शनेटली इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन उनके लिए आर्थिक नीतियां बनानी चाहिए, और उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन में भी रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए। यही मेरा मैसेज रहेगा। जय भीम, जय मूल्यवासी। जय भीम, जय मूल्यवासी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज के जो एक महत्वपूर्ण विषय पर, जिसके ऊपर हम काफी समय से आप संगठन की तरफ से, आपकी तरफ से हम चाह रहे थे कि उसके ऊपर बातचीत हो, और वो आज बातचीत हुई है। मराठा आरक्षण के फैसले का मूल निवासी बहुजन समाज की एकजुटता पर प्रभाव, इस विषय पर हमारे दर्शकों को काफी सारी जानकारी मिली है। एक जो संभ्रम था, वो संभ्रम भी इस आपकी चर्चा से मिट जाएगा या दूर होते जाएगा, ऐसी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दर्शकों की ओर से आपका पुनः एक बार आभार व्यक्त करना चाहूंगा, और आपके अनुमति से इस कार्यक्रम को यहाँ पर हम समाप्त करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय संविधान, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। साथियों, आज हमने एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, मराठा आरक्षण के फैसले का मूल निवासी बहुजन समाज की एकजुटता पर प्रभाव। इस पर हमने मूल निवासी बीडी बोरकर सर, जो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ उन्होंने व्याख्यान दिया, और उनके साथ हमने चर्चा की, आपके सवाल उठाए। कल भी हमारे चर्चा होगी, कल अलग मुद्दे पर चर्चा होगी, और उसमें पैनलिस्ट हमारे साथ चर्चा में आने वाले हैं। तो उस विषय के बारे में आपको हम बताने चाहते हैं। कल का जो दिन है, गुरुवार 20 मई को रात्रि 8:30 बजे हम जो चर्चा करने वाले हैं, संवैधानिक प्रतिनिधित्व का दर्शन बनाम उसका क्रियान्वयन। क्रियान्वयन अर्थात इम्प्लीमेंटेशन। संवैधानिक प्रतिनिधित्व का दर्शन बनाम उसका क्रियान्वयन। संविधान में किस प्रकार से प्रतिनिधित्व का दर्शन है और उसका कितना क्रियान्वयन है, इसमें क्या विसंगति है, इसके ऊपर कल विस्तार से चर्चा होगी। हमारे साथ होंगे मूल निवासी प्रोफेसर मुनेश कुमार, डॉक्टर मुनेश कुमार, राष्ट्रीय संगठन सचिव है मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ अर्थात मक्कम के, और मूल निवासी पुष्पराज दहीवले, आप भी राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ के। तो कल साथियों, इनके साथ विस्तार से हम चर्चा करेंगे। कल भी आपके सवालों को उठाने का हमें मौका मिलेगा, तो आपके जो सवाल हैं इस विषय पर कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें,
इस कार्यक्रम की लिंक जब जनरेट होगी उसमें आप कमेंट बॉक्स में आपकी सवाल नाम और जिले के साथ लिखिएगा। आपने कार्यक्रम देखा इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहेंगे। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। ये वीडियो यूट्यूब और फेसबुक और ट्विटर पर आगे भी रहेगा। अब अपने परिवार के साथ इसको पुनः देखिए, अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिए।